हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आई एम बैक विथ चैम्पियन ऑफ कॉमर्स। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने जो आप लोगों के लिए क्लास 11th का एक चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये लिया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट प्रोवाइड द समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस स्टार्टिंग इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखिए, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, बेसिकली ये आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि समरी के फॉर्म में होती है। और ये जो समरी होती है, ये आपको दो चीज़ों के बारे में बताती है। एक तो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन, एक है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी, एंड फाइनेंशियल पोजीशन की कंपनी की कैसी पोजीशन है। दोनों चीज़ों के बारे में जिस स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी दो चीज़ें आती है। फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, एंड सेकंड है आपका बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट आप बनाते हो, उससे हमें पता चलता है एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। देखिए भाई, कोई भी बिजनेस है, अगर उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, सबसे पहले आप उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में किया था कि सबसे पहले उन ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल में। जर्नल के बाद में आप उनको क्या करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है, वो आता है आपका जर्नल का। आप क्या करते हो, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। देन उसके बाद जर्नल से फिर आप क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो। लेजर में आप क्या करते हो, पोस्टिंग करते हो। और देन उसके बाद आता है आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपका, जिसमें आप क्या करते हो, अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करते हो कि आपने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं वो करेक्ट है या नहीं। एक्यूरेसी को चेक करने के बाद में जो फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट है, वो आता है आपका लास्ट स्टेप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी होती है, उसके अंदर बेसिकली आप दो चीजें बनाते हो। एक आता है आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, एंड सेकंड आता है आपका बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है, इससे पता चलता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कि एक कंपनी है, जो भी ट्रांजेक्शन्स उसने की है, उन सभी ट्रांजेक्शन्स की वजह से उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट जो होती है, वो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। मींस एक कंपनी की क्या सिचुएशन है, उसके डेटर्स कितने हैं, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं, ईयर की जो स्टार्टिंग में उसने कितनी कैपिटल लगाई थी, अभी ईयर एंडिंग में उसकी कैपिटल कितनी हो गई है। ये सारी चीजें हम बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं। तो जैसे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना रखा है। आई नो हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, इसे थोड़ा ऐसे ही लिखा जाता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। सबसे पहले जो आप ये जो ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट है, हालांकि ये दो अलग अलग अकाउंट हैं, लेकिन हम इसको एक ही अकाउंट के अंदर प्रिपेयर करते हैं। हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं और उसके दो पार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक अकाउंट आपने बना लिया और इसके आपने दो पार्ट कर दिए। जो ऊपर का पार्ट होगा वो होगा आपका ट्रेडिंग का, और जो नीचे का पार्ट होगा वो होगा आपका पी एंड एल का। अब ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले में ये पता होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप ओनली वो सारे खर्चे इंक्लूड करोगे जो आपके डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आता है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो कि ईयर के स्टार्टिंग में जो आपके पास में स्टॉक होता है, वो होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। इसके अलावा कितना रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, वो भी आपका डेबिट साइड में शो होगा। और इसमें से अगर मान लीजिए किसी रीजन की वजह से, जैसे मान लीजिए जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं था, या फिर हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया या कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स आ गई हैं, और आप उसको किसी वजह से अगर रिटर्न कर रहे हो, तो आप उस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे, तब आपके पास आ जाएगा नेट परचेज। ये नेट परचेज आप कहाँ शो करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इसके अलावा आपके आते हैं इसके अंदर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली
डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो गाइस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने के दौरान जो सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री के अंदर आपका प्रोडक्शन होगा, तो फैक्ट्री अगर मान लीजिए आपने रेंट पे ले रखी है, आप उसका रेंट पे कर रहे हो, तो फैक्ट्री रेंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर मशीन है, मशीन पर जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनको अगर आप वेजेस दे रहे हो, तो वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल को आपने जहां से परचेज किया सप्लायर से, आप उसे अपने गोडाउन तक लेकर आ रहे हो, तो आपने कोई फ्रेट दिया है या कैरीज ऑन परचेज अगर आपने पे किया है, तो वो भी आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आगे एक लिस्ट बनाई हुई है, तो उसको हम अच्छे से डिटेल में वहां कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। देन चलते हैं इसकी क्रेडिट साइड में। अब देखिए क्रेडिट साइड के अंदर क्या आता है आपका? सबसे पहले है आपका सेल। सेल आप लिखोगे, सेम प्रोसीजर जैसे आपने परचेज में से परचेज रिटर्न आपने माइनस की थी, सेल में से आप सेल रिटर्न, मान लीजिए आपने कोई गुड सेल की है, किसी कस्टमर को वो पसंद नहीं आई है, या हो सकता है कि किसी भी रीजन से या उसमें कुछ डिफेक्टेड पार्ट अगर आपका चला गया है और वो किसी रीजन से अगर उसको वापस कर रहा है, तो आप सेल में से सेल रिटर्न माइनस करोगे और आपके पास में क्या आ जाएगा? नेट सेल्स आ जाएगा, जो कि आप कहाँ शो करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट में शो होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जैसे ओपनिंग स्टॉक आपका होता है ईयर के स्टार्टिंग में, जो आपके पास में स्टॉक है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, उसको आप डेबिट साइड में शो करोगे। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है आपका? जो आपका ईयर के एंडिंग में स्टॉक अनसोल्ड रह गया है, यानी कि जो सेल नहीं हुआ है, जो बच गया है, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब आप क्या करोगे? क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का टोटल करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर आपको दी है वो मैंने माइनस की, देन क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ शो किया, और जो मेरे क्रेडिट साइड का जो टोटल आया है वो टोटल आया है सपोज 3 लाख रुपीज। ठीक है, और जो डेबिट साइड का जो मेरे पास में टोटल आया है सपोज यहाँ से यहाँ तक का, वो मेरे पास में आ गया 2,50,000 रुपीज। ठीक है, तो क्रेडिट साइड यानी इनकम की जो साइड्स है वो आपकी ज्यादा है, और एक्सपेंसेस की जो साइड है वो आपकी कम है। तो इसका मतलब आपके क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट क्या होगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपका प्रॉफिट है ओनली, वो होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। वो आ जाएगा आपका 50,000, और उसको आप डेबिट साइड में जो आपका बैलेंस होगा वहां आप इसको शो करोगे। और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? पी एंड एल अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर दोगे। ठीक है, ताकि यहाँ से जो इसके बाद जो आपका प्रोसीजर होगा वो पी एंड एल अकाउंट का स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक शो करोगे, परचेज में से अगर आप परचेज रिटर्न कोई दी हुई है उसको माइनस करोगे, देन आपके पास नेट परचेज आ जाएगी। ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपके रिलेटेड है प्रोडक्शन से, उनको आप डेबिट साइड में शो करोगे। क्योंकि आपको पता है अकाउंट का जो रूल है, आपके जो 3 अकाउंट्स होते हैं, मेनली 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और आपका एक सॉरी रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो इसमें जो है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इसी वजह से जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, वो सारे हम डेबिट साइड शो करते हैं, और जितने भी आपके इनकम एंड गेन्स होते हैं वो सब आप क्रेडिट साइड शो करते हैं। डेबिट और क्रेडिट का आप टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे, और फिर उसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर दोगे कहाँ पर? पी एंड एल अकाउंट पे। फिर आपका पी एंड एल अकाउंट हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था, आप ग्रॉस जो प्रॉफिट होगा उसको ब्रॉट डाउन करोगे। इसके अलावा आपको सिर्फ 2 चीजें यहाँ शो करनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में और इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो भी आपके एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब आप कहोगे मैम हम कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा लॉजिक बेटा ये है कि आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेडिंग के आप देख लीजिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके हैं, उनके अलावा जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए
किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, आप एडवर्टीजमेंट पे अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, इसके अलावा आप एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इसके अलावा जो P&L अकाउंट होता है उसके इनडायरेक्ट क्रेडिट साइड में आपकी इनडायरेक्ट इनकम आती है। इनडायरेक्ट इनकम जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई रेंट रिसीव हो गया है, आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, आपको कोई कमीशन रिसीव हो गया है, ये सभी क्या है आपकी इनडायरेक्ट इनकम। देन आप इसी तरीके से जैसे आपने ट्रेडिंग में प्रोसीजर किया था, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, दैट मीन्स आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी कौन सा होगा आपका, नेट प्रॉफिट। और फिर इस नेट प्रॉफिट को आप कहाँ लेकर जाओगे, अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर दोगे। तो एक देख लेते हैं कौन कौन से आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है आपका कैरिज, फ्रेट या कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड मीन्स जो भी आप परचेज, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उस पे आप जो फ्रेट पे कर रहे हो वो आपका कैरिज इनवर्ड के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा वेजिस एंड सैलरी। वेजिस किसको पे करते हो, लेबर को। और लेबर कौन होते हैं, जो कि आपके मशीन पर वर्क कर रहे हैं। एक चीज और याद रखना, हमेशा वेजिस और सैलरी में एक डिफरेंस होता है। वेजिस हम लेबर्स को पे करते हैं और सैलरी हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं। एम्प्लॉयज वो होते हैं जो आपके ऑफिस वर्क में लगे हुए हैं, और वेजिस हम लेबर को पे करते हैं, और लेबर वो होते हैं जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं। इसी वजह से अगर मान लीजिए आपके पास आता है वेजिस एंड सैलरी, तो वो जाता है आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और अगर आपके पास आ जाता है सैलरी एंड वेजिस, तो वो आप कहाँ शो करते हो, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, ये सब आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कस्टम ड्यूटी, यानी आप परचेज करते टाइम पर कोई ड्यूटी पे कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जो आपने बाहर किसी दूसरी कंट्री से आपने मंगाया, इंपोर्ट किया है, तो उस पर जो ड्यूटी दी जाती है वो होती है आपकी कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं। कंज्यूमेबल स्टोर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप मशीनरी पर वर्क कर रहे हो तो उसकी ग्रीसिंग वगैरह करने के लिए, या कोई ऑयल वगैरह आप उसके अंदर यूज कर रहे हो, तो वो सब आपका कंज्यूमेबल स्टोर है के अंदर आता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स का फॉर्मूला, अगर आपको कैलकुलेट करने हैं कंज्यूमेबल स्टोर, तो इसका फॉर्मूला आप यूज करते हो ओपनिंग स्टॉक, यानी स्टार्टिंग में कितनी यूनिट्स थी, कितना आपने परचेज किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक यानी कितना आपके पास बचा हुआ है। सपोज पहले से आपकी 100 यूनिट थी, 200 यूनिट आपने और परचेज की, और आपके पास में लास्ट में जो बचा हुआ है वो 150। इसका मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी यूनिट कंज्यूम की है, ये आ जाएंगी आपकी 150 यूनिट्स कंज्यूमेबल स्टोर्स के अंदर आ जाएगी। फिर है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मैंने भी आपको बताया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके किसके अंदर आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। फिर आता है आपका बैलेंस शीट। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आप बनाते हो ना, कभी आपने वहां शायद नोटिस किया होगा, नोटिस किया ही होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जब आप लिखते हो तो यहाँ पर आप नीचे लिखते हो फॉर द ईयर एंडिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ये जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना रहे हो ना, ये आपने पूरे साल की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है उनकी वजह से आपका क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो आपका शो करता है ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। और जो बैलेंस शीट होती है वो किसी पर्टिकुलर एक डेट पर बनाई जाती है, इसी वजह से आप यहाँ पर लिखते हो है एज ऑन। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डेट पर आपकी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो करने के लिए आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी और असेट साइड, दो साइड्स होती हैं आपकी। लायबिलिटी साइड्स में आपका आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिनको विद इन 1 ईयर आपको पे करना है, जैसे बिल्स पेपल है, क्रेडिटर्स है, शॉर्ट टर्म लोन है जो कि आपने 1 ईयर के लिए बोरो किए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपका करंट लायबिलिटी में आ जाता है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आपका बैंक लोन है जो मोर देन 1 ईयर आपने लिया हुआ है, डिबेंचर्स हैं। इसके अलावा आपके कैपिटल, कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि आप जो नेट प्रॉफिट है जो भी आपने कैलकुलेट किया है P&L अकाउंट से वो आप प्लस करोगे। इसके अलावा अगर कोई ड्राइंग है, यानी जो अगर
पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया है, वो आपकी ड्रॉइंग होती है, उसको आप माइनस करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्लस होगा कैपिटल के अंदर, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका माइनस होगा। ये हम लोग जो अभी आपका फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम लोग करेंगे इसको। फिलहाल आप अभी ये याद रखिए कि कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट प्लस होगा, ड्रॉइंग माइनस होगी। देन उसके बाद हम चलते हैं असेट साइड में। असेट साइड के अंदर आपका कैश करंट असेट्स आती है एंड नॉन करंट असेट्स आती हैं। करंट असेट्स जो विद इन 1 ईयर आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड रहती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी आपकी नॉन करंट असेट्स के अंदर आती है। इसके बाद आप जब दोनों साइड का टोटल करोगे, हमेशा याद रखना लायबिलिटी और असेट साइज का टोटल आपका हमेशा इक्वल होता है। इसके अलावा हम लोगों का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंप्लीट हो गया, और इसके अलावा बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हमने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि आपके 2 पार्ट बनते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसे बनते हैं इसका फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो होता है फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट के साथ प्रिपेयर करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आप लोगों के वहीं से आते हैं। तो स्टार्टिंग में कैसे आप लोग इसको स्टार्ट करोगे वो मैंने अभी आपको बता दिया है। जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं आप लोगों की एडजस्टमेंट वाले चैप्टर से कराऊंगी। तो इसके अलावा इसके रिगार्डिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार इनको भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट है वो पूरे 1 साल की ट्रांजेक्शन्स का जो है रिकॉर्ड होता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है ना कि एक अकाउंट। इसीलिए ये प्रिपेयर की जाती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जो आप यहाँ पर लिखते हो ना एज ऑन, इसका मतलब पर्टिकुलर आप एक डेट पर बना रहे हो, सिर्फ उसी डेट की फाइनेंशियल पोजीशन जो है आपकी शो होती है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाँ जो ट्रेडिंग आपका अकाउंट होता है उसका यूज आप किसके लिए करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका निकल जाता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ जो गुड्स होती हैं, जो आपने प्रोड्यूस किया है, जो गुड आपने, उसकी कॉस्ट क्या है वो भी हमें किससे पता चलती है, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है उसके लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, अगर परचेज में से कोई परचेज रिटर्न है वो माइनस करोगे, प्लस करोगे ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या इसके अलावा आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि अगर सेल्स में से आप जीपी माइनस करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लीजिए आपकी 100 रुपीज की सेल हुई है जिसमें 20 रुपीज आपका प्रॉफिट इंक्लूड है, इसका मतलब कॉस्ट कितनी आई है आपकी 80 रुपीज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप यूज कर लेना। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट, जैसे आपका कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस किया, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सेल में से कॉस्ट माइनस कर दोगे, आपके पास में प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, वो भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, और अभी हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग मिलेंगे। हाँ एक चीज तो मैं कहना भूल ही गई जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।